और किसी के बोलने से हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो उठ के मुल्क छोड़ देंगे। मुल्क भाई हमारा है, इसके लिए हमने जानें दी हैं, हमने जानें कुर्बान की है। ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಎಂ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ವೇರಿಂಗ್ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಎಂ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇದು ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಲುವು. ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा. ये मुल्क भारत हम तमाम का गुलसितां है और इसमें बसने वाले हम इसकी बुलबुलें हैं. इसकी वो अलग अलग किस्म की चहचहाटें हैं. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कई ज़ुबानें बोली जाती हैं. अलग अलग किस्म का कल्चर है और अलग अलग किस्म के लोग हैं. अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग किस्म की बोली बोली जाती है. हर एक का एक अपना अलग मजहबी, तहज़ीबी और इलाक़ाई कल्चर है. अब रही बात हिजाब की, तो मुझे हमारे मुल्क की अदालतों पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो जो भी फ़ैसला करेंगे, जैसा भी फ़ैसला करेंगे, वो मुल्क और आवाम की रहनुमाई के लिए और उनके हुकूक़ की हक़ तलफ़ी ना हो, इस तरह का ही कोई अच्छा फ़ैसला होगा. और जहाँ तक इस मामले में, क्योंकि मामला तो अभी फ़िलहाल कोर्ट में है, इस ताल्लुक़ से हम कुछ ज़्यादा ये नहीं बोल से पाएंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए. देखिए, ये हर एक का अपना नज़रिया होता है, कपड़े पहनने का नज़रिया होता है. अब हम मुसलमानों में जो है कपड़े पहनने का तरीक़ा अलग है. फिर हमारे हिंदू भाइयों में कई अलग अलग ज़ातें हैं, हर एक का एक अपना पहनने का कपड़ा अलग तरीक़ा है. हमारे यहाँ लिंगायत कम्युनिटी है जो लिंग का 3 मार्क लगाती, बत्ती लगाती है. और हमारे ब्राह्मण भाई हैं जो उनका टोपी, उनके यहाँ चोटी छोड़ी जाती है, मर्द हज़रात चोटी छोड़ते हैं. हर एक का एक अपना अपना कल्चर होता है. उसमें आपको किसी चीज़ के लिए ताल्लुक़ से हिजाब या किसी और चीज़ के ताल्लुक़ से, और वो भी तालीमी इदारों में जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, और हम अपने कल्चर तरीक़े से भेज रहे हैं. और बुरख़ा तो, या बुरख़ा नहीं, हिजाब की बात है, तो हिजाब भाई कई ज़माने से पहने जा रहा है, आज से थोड़ी ना पहन रहा है. कम से कम मुस्लिम कौम तो 1400 साल से पहन रही है, और हिंदुस्तान में कम से कम 1000 साल से पहन रही है. पर उस वक्त तो किसी को एतराज़ नहीं हुआ. अब जब जिन लोगों को एतराज़ हो रहा है या जिस किसी का भी वो एतराज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बस कुछ सियासी खेल है. और जहाँ तक हमारे दूसरे सियासी जो पार्टीज़ हैं, चाहे कांग्रेस हो या चाहे दल हो, सभी का यही कहना है कि भाई ये जो भी है सियासत ही चल रही है. क्योंकि इतने ज़माने तक इस मामले में कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए. अब इस मामला है क्योंकि हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है. अभी फ़िलहाल जो किताब है मेरे हाथ में, वो भारत का आइन ही है, जो बता रहा है आर्टिकल 14 में और आर्टिकल 25 में कि हक़ के मसावत है. कोई भी किसी नस्ल, रंग, भेदभाव के कोई हमारे यहाँ कोई मामला ही नहीं इस तरह का कि कोई आप कोई भी ज़ुबान बोल सकते हैं, आप कोई भी ज़ुबान में बात कर सकते हैं, कोई भी ज़ुबान में लिख सकते हैं, उसका अखबार चला सकते हैं, उसका न्यूज़ चैनल चला सकते हैं. ऐसा कोई और ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है. ये एक जमहूरी मुल्क है, ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जहाँ पर हर इंसान को, और यहाँ पे मज़हब नहीं मानने वाले भी हैं, मज़हब मानने वाले भी कई लोग हैं. चंद लोग ऐसे भी जिनको मज़हब ही कोई मज़हब ही नहीं मानते, जिनको हम एथिस्ट कहते हैं या नेचुरलिस्ट कहते हैं, ऐसे लोग भी हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई ये कहें कि भाई आप मज़हब नहीं मानते और आपको यहाँ से जाना चाहिए. ऐसा कोई मामला भी
कोई वैल्यू नहीं रखता। और जहाँ तक ये आजकल जो मुल्क के हालात बन रहे हैं, और फिलवक्त अभी 5 रियासतों में इलेक्शंस चल रहे हैं, और चंद एक पार्टियाँ ऐसी भी हैं जिनको हम राइट विंग्स कहते हैं, उनका हमेशा ये तमाशा रहा है जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं किसी भी रियासत में, तो कहीं पर भी कुछ एक मजहबी मामलात को छेड़कर उसको जज्बाती मामला बनाकर जो है उसका वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, एडवांटेज लेते हैं। कुछ लोग हम में से भी हैं जो हिंदू देवी देवताओं के ताल्लुक़ से गलत बातें करके जो है अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भी हैं और हम उन पर एतराज़ भी करते हैं। क्यों? ये मुल्क सबका है और हमें ये सिखाया गया है, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सिखाता है कि हर एक की इज़्ज़त करो। भाई ये नहीं कि आप उनकी किसी बात पर अगर आपको एतराज़ है तो आप उनको डंडा लेकर तो नहीं बैठ सकते कि भाई मेरी बात मानो। बात ये है कि आपका नज़रिया आपके साथ, मेरा नज़रिया मेरे साथ। ये मुल्क का हमारा एक सिस्टम है और इसी तरीके से हम कई सालों से करीबन 1000 साल हो गए हैं इस मुल्क में मुसलमानों के आए हुए। कई कल्चर्स आए हैं, आर्यंस आए हैं, द्राविडियंस हैं, सभी लोग हैं, सब साथ में मिलकर हैं। बस 2-4 लोगों की हा हुल्ला करने से ये मुल्क टूटने या फूटने वाला नहीं है। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा जो है पड़ेगा जब सब लोग उसको नकार देंगे। और जो मौजूदा हुकूमतें हैं वो भी उनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत तो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। अब जाहिर सी बात है चंद लोगों को अपना कुछ दिखाना होता है, क्योंकि उनको 5 साल तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। जहाँ तक देख रहे हैं सड़कों का मामला है, या फिर कॉरपोरेशन से अभी इलेक्शन करीब हो गए, असेंबली इलेक्शन अब करीब है 2023 में हमारे कर्नाटक रियासत में भी जो है इलेक्शन होने वाला है। तो हम समझते हैं कि ये बस एक इलेक्शन के ताल्लुक़ से लेकर कुछ बेकार किस्म की बयानबाजी है, जो लोगों को जो रियल हकीकत है, रियल हमारे मसाइल हैं, जो हमारे असली मसाइल हैं, रोज़गार और कई सरकारी कंपनियां जो बेच दी गई, उसके ताल्लुक़ से कोई क्वेश्चन ना पूछे, जैसे कि BPCL को बेच दिया गया है, कई कागज़ के कंपनियां बेच दी गई हैं, कई एयरपोर्ट को जो है अडानी को जो है बेच दिया गया है या लीज़ पर दे दिया गया है। अभी रिसेंटली ही आसाम के ही स्टेट में इस मामले में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ कि आसाम की सभी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है अडानी को दे दिया गया। तो इन ताल्लुक़ से हमारा नौजवान क्वेश्चन ना करे, सवाल ना उठाए, हुकूमत पर सवाल ना उठाए, और वो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम झगड़े में लगे रहे, जो कि कोई है ही नहीं, जो मसला है ही नहीं। ऐसे मसलों को वो मसला बना कर लाते हैं, और न जाने ये कौन से दिमाग के लोग हैं। देखिए आज हम LPG ख़रीद रहे हैं, LPG गैस ख़रीद रहे हैं, 1000 रुपये के करीब उसकी कीमत है। पेट्रोल आप 120 अब 120 रिसेंटली था, कुछ GST कम कर दिया उन्होंने, कुछ तमाशा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और कोई 10-20 रुपये कम करके 100 रुपये में आप पेट्रोल खरीद रहे हैं। अरे 2014 में यही प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि मुल्क का अगर डॉलर के मुकाबले में अगर हमारे मुल्क की कीमत अगर डॉलर 70 रुपये से ऊपर जाता है तो समझना चाहिए कि मुल्क की हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। आज डॉलर की कीमत कितनी है जनाब? 76 रुपये है। अभी आप निकाल कर देख लीजिए, गूगल कोई भी सर्च करके देख सकता है, मैं कोई झूठ बात तो नहीं बोल रहा हूँ। लगभग 80 रुपये के करीब आपकी इकोनॉमी की हालत ये है। हमारा रुपया गिर रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो रहा है, हमें इंपोर्ट पे ज़िंदा रहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ अनाज महंगा आ रहा है, हमारा किसान मर रहा है, और किसानों को इतना बड़ा आंदोलन हुआ। ये क्यों हुए? क्योंकि हुकूमतें काम नहीं कर रही है, और हुकूमत काम न करके इस तरह के फालतू के इश्यूज़ को लाकर जो है वो माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रही है। बस ये मेरा इस ताल्लुक़ से यही कहना है। और हिजाब के ताल्लुक़ से जहाँ तक मेरा तो पूरी तरह भरोसा है हमारी जुडिशरी का। यहाँ के हुकूमत पर तो हमें कोई भरोसा है नहीं है, लेकिन हमें भरोसा है इस जुडिशरी का, जो कि हमारा इस मुल्क में सबसे बड़ा एक इदारा है जिसने डेमोक्रेसी को बचा के रखा है। हाँ, कुछ चंद मामला शायद आगे पीछे होंगे, किसी के जज्बात ख़राब हुए होंगे, लेकिन इस मुल्क की जुडिशरी, इस मुल्क की अदालत हमेशा क़ानून का और मज़लूम का साथ दिया है, और जिसका हक़ है उसको हक़ पहुँचाया है। भले ही उसके लिए वक्त लगा हो, भले ही उसके लिए ख़र्च हुआ हो, लेकिन इंसाफ हमेशा हुआ है, इंसाफ हमेशा होता रहा है, और इंसाफ होता रहेगा। बात ऐसी है मेरे भाई, प्रताप साहब ने कहा होगा, कुछ भी कहा होगा, ये उनका अपना मत है।
ये उनका अपना ख्याल है। और उस ताल्लुक़ से मैं बेहतर समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है दोबारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं उसे हमारा तो ये लोग अगर चंद नौजवानों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी को खुश करना होता है तो ये बातें करते हैं, उससे कुछ ये नहीं होने वाला। और किसी के बोलने से हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो उठ के मुल्क छोड़ देंगे। मुल्क भाई हमारा है, इसके लिए हमने जानें दी हैं, हमने जानें कुर्बान की हैं, पैसा कुर्बान किया है, अपने कई लोगों को गंवाया है, तकसीम जैसे हालात को झेला है, उसके बावजूद भी इस मुल्क में रहना हमने चूज़ किया है। वी आर बाय चॉइस इंडियंस। हम यहाँ पर हैं, हमने इस मुल्क में रहना चाहा है, इसीलिए हम हैं। ऐसे कई लोग आते जाते रहते हैं, उनका क्या है, वो अपना सियासी करियर बनाना होता है, उनको कुछ लोगों को खुश करना है इसलिए बातें करते हैं और कुछ नहीं। बजट बारे में क्या बोलते तुम? बजट देखिए, बजट अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। बजट सबसे, अगर हिंदुस्तान का अभी तक का सबसे ख़राब बजट अगर हम कहें तो यही हो सकता है। अब हो सकता है अगला बजट वो बनाए उससे भी ख़राब बना लें, क्योंकि और एक बजट बनाने की उनको टाइम मिलेगा। 2023 में उनको फरवरी में फिर एक मौका मिलेगा। आज ये जो कई खरबों की इकोनॉमी बनाने की बातें कर रहे हैं, बताइए आपके पास पैसा कहाँ है? आपका तो एक्सपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, आप कुछ माल भेज ही नहीं रहे बाहर। कई चीज़ें हमारे एक्सपोर्ट पर बंद हो चुकी हैं और इसमें कई बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही। किसानों का बहुत इसमें भला होने वाला है। एक लफ्ज़ किसानों के ताल्लुक़ से नहीं कहा है। श्रीमती हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, शायद एक लफ्ज़ कहा होगा किसानों के लिए। और कुछ मुल्क कह रहे हैं कि 75 साल की जो है वो डायमंड जुबली बनाना चाह रहे हैं। भाई डायमंड जुबली ज़रूर बनाइए, लेकिन मुल्क के हालात पहले देखिए कि यहाँ पर नौजवान मर रहा है। सुसाइड रेशो जो आ रहा है अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़ चुका है। बेरोज़गार लोग सुसाइड कर रहे हैं और इसका डेटा मैं नहीं दूंगा आपको, सेंसेक्स देगा, गवर्नमेंट का सेंसेक्स, मेरा नहीं। मैं उसके पता ताल्लुक़ नहीं। आपको जो भी देखना है खुद गवर्नमेंट की कई वेबसाइट्स पढ़ी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि डेथ रेशो क्या हुआ है, सुसाइड डेथ रेशो क्या हुआ है। खुद जिस इलेक्शन इसमें अभी इलेक्शन चला है यूपी स्टेट में, वहाँ पर कई लोगों ने सुसाइड किया है, जहाँ के जब तक उन्होंने 2 करोड़ हर साल एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही थी, वहाँ पर ये लोग 76,000 एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग आज भी बेचारे नौजवान जो है एजुकेटेड, जिनका बीएड हुआ है, जिनकी डीएड एजुकेशन हुई है, जिन्होंने 15-15 साल हुकूमतों को, प्राइवेट स्कूलों को पैसा दे देकर पढ़ा है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। आप हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन पे दे रहे हैं। कल ही मैं एक सांसद हैं, कांग्रेस के ही सांसद बता रहे थे, उन्होंने डेटा दिया कितने पीएसयूज़ बनाए गए, पब्लिक सेक्टर कंपनी, पीएसयूज़ होता है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कितने बनाए। आज तक शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर ने न बनाया हो, लेकिन हमारे विश्व गुरु महायोगी मोदी साहब ने जो है आज जो है 7-8 साल होने, 7.5 साल होने आ गए हैं, उनकी हुकूमत सेकंड चल रहा है टर्म एनडीए का, आज तक कोई भी पीएसयू नहीं बनाया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्लियामेंट में उठाई गई है बात और बाकायदा पूछा गया है कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले कोई भी पीएसयू यानी कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट क्यों कायम नहीं किया, जबकि उनसे पहले मनमोहन सिंह ने 10 साल के अरसे में 23 पीएसयू बनाए हैं। मैं बहुत 60 साल 70 की बात नहीं करूँगा, लेकिन पीछे से 10 साल वालों ने पीएसयू 23 बनाए और आपने 23 पीएसयूज़ जो हैं प्राइवेट किए हैं, जो कि पब्लिक की, गवर्नमेंट की अंडर में चलने वाले कंपनीज थे। उन्होंने इस चीज़ों को उन्होंने उठा के बेच दिया है। तो उसका मतलब क्या है? ये इस तरह से इकोनॉमी चलाएंगे? बजट तो भाई ये मैं तो बिल्कुल ही कहना चाहूँगा कि ये सबसे बेकार बजट है, क्योंकि मैं खुद भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। पढ़ते हैं, इनकम टैक्स सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ा जाता है,
अब इनकम टैक्स के ताल्लुक से भी कहा कि भाई कुछ हम बढ़ा नहीं रहे हैं। अब बताइए, आपने लोगों की इनकम बढ़ाई का है कि आपको इनकम टैक्स देने के लिए वो तैयार रहेगा? बेचारा जिसके कल तक के 5 लाख रुपए की इनकम थी, आज वो 2 लाख भी नहीं कमा पा रहा है। ये एक हकीकत है, और ये हकीकत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सेंसस उठा के खुद ही देख लीजिए। मेरा नहीं, खुद एनडीए गवर्नमेंट का महागुरु मोदी साहब की जो उन्होंने जो बड़ी बातें की है, उनके ही एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से रहने वाले मिनिस्ट्री के अंडर में आप देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कितने दी है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कितने दी है, कितने भर्तियां हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितने भर्तियां हुई हैं। और प्राइवेट कंपनीज तो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि अब हिजाब के मामले को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा किया जा रहा है, अब मामूली सी मामूली चीज़ों को लेकर अगर हम सड़कों पे हा हुल्ला करते फिरेंगे तो भाई कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ पर क्यों आएगी अपना पैसा और वक्त बर्बाद करने के लिए? प्राइवेट कंपनीज पहली शर्त वही रखते हैं कि आपके मुल्क में अगर अमन रहेगा तभी हम आएंगे। आज अफ़गानिस्तान में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चलती, आज सोमालिया में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चलती, या जहाँ जहाँ पर भी शोर ज़दा इलाका है, जहाँ जहाँ पर भी जो है लोगों में वहाँ के इलाक़ों में जो है दहशतगर्दी का मामला ज़्यादा होता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मामला ज़्यादा होता है, या जहाँ पर हुकूमतें सही ढंग से लोगों पर उनका सही हक़ अदा नहीं कर रही, वहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो बगैर अमन अमान के आप कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। अब जब कंपनी ही नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है? और जहाँ तक और दूसरी चीज़ें भी बताएं, कई अरबपति जो है यहाँ से हिंदुस्तान से भाग गए हैं, करीबन 250 अरबपति भागे हैं यहाँ से, और इसका डेटा न्यूज़पेपर्स में आ चुका है, खुद गवर्नमेंट ने दिया है। तो इसका मतलब क्या है? आपकी पॉलिसी गलत है, इसलिए वो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। या फिर अगर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और मुल्क का पैसा उठाकर भाग रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा भी और वो आदमी को, दोनों को वापस लाए, उसको जेल में डालें और पैसा उठा के हमारे बजट में वापस लाए। ये मैं इस पर बजट के ताल्लुक से ही कहना चाहूँगा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी इस मुल्क की आज़ादी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए जासूसी की है, और ये वही लोग हैं जो मुल्क का भला नहीं चाहते, इनको सिर्फ अपना ही भला करना आता है। ये एक ऐसी जहनियत के लोग हैं जिनको सबके साथ रहने के लिए सबके साथ रहने में इनको बड़ी तकलीफ़ है, सबको साथ में मिलाकर चलने में इनको बड़ी तकलीफ़ है। भले ही इनका बनाए हुआ प्राइम मिनिस्टर सबका साथ सबका विकास कह रहे होंगे, लेकिन कहीं भी ये हकीकत में नज़र नहीं आता। चाहे हाथरस का मामला देख लो, चाहे यूपी में कई अभी रिसेंट का ही मसला है, बिहार में हुआ है, जहाँ पर खुद एनडीए गवर्नमेंट है, दलित दूल्हा जिसने शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ के अपनी दुल्हन को लेने के गया था, शादी के वापस जाने के बाद पूरे इलाके को सब लोगों ने मिलकर डंडों से पीटा। मैं नहीं बता रहा हूँ, मीडिया बता रहा है, मेरी अपनी बात नहीं है, मीडिया बता रहा है। वही बात हम दोहरा रहे हैं, मीडिया के ज़रिए लोगों को बता रहे हैं। और कहाँ कहाँ ऐसा नहीं हुआ? गुजरात में दलितों को जो है चमड़े के बेल्टों से पीटा गया, जबकि वो एक मुर्दा मरे हुए जानवर को इन्होंने ही दिया था ले जाकर जो दफनाने के लिए, लेकर जाने के वक्त जो है उसको मारा गया। क्या कल को कोई दलित दोबारा काम करने के लिए आएगा? जबकि चमड़े की ज़रूरत तो वही काम करते हैं, मोची ही काम करता है, थोड़ी ना ये लोग जाके करेंगे, चड्डी पहनने वाले लोग। मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान कर रहे हैं, इसी बारे में क्या बोल रहे थे? बेटी को पढ़ाने का तो हम पढ़ा ही रहे हैं, पूरा मुल्क पढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाफिज़ साहब उनकी भी बेटियां, वो भी पढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी होगी इंशाल्लाह, वो मैं भी उसे पढ़ाऊँगा। आपकी भी बेटी आप बेशक है पढ़ा ही रहे होंगे, उसके लिए हमें इनकी कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटी को ज़रूर बचाना है, बेटी को बचाना है। तो आपका जो एमएलए सिंगर था यूपी का, उसने यूपी की एक बेटी का बलात्कार किया, उस बेटी को ज़िंदा जलाया गया। उस बेटी के बाप ने उस एमएलए के घर के सामने अपनी जान दी। कहाँ गया था आपका ये आंदोलन उस वक्त? हम जज्बाती बातें नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो हुआ है। बेटी बचाओ बेटी ये जो है, ये बहुत सिर्फ बातें हैं, इनकी सिर्फ बातें ही होती हैं, इन लोग कभी काम नहीं कर सकते। मौजूदा हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, चाहे वो स्टेट की हो या चाहे सेंट्रल की हो।